हेलो एवरीवन। तो अब तक हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो गया है। अब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस हालांकि इतने टफ नहीं है, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना क्वेश्चंस की, जो मतलब सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लंबा है। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा पूरा एलेबोरेट किया है, इसीलिए थोड़ा सा आपको जो इसका सॉल्यूशन है लंबा लगेगा। लेकिन जब आप थोड़ा उसका शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, कुछ स्टेप्स इसमें आप रिमूव करेंगे, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट पीरियड। बट ये क्वेश्चंस थोड़े से लंबे ज़रूर हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप देख ले, तो ये जो सेक्शन आपको दिया है ना, ये जो सेक्शन है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, सेंट्रॉइड दिया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रॉइड आपको कैलकुलेट करना है, एक्स बार वाई बार की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ इस सेक्शन ऑफ 10, 100 mm, 150 mm एंड 30 mm टी सेक्शन। तो एक टी सेक्शन है जिसका डायग्राम आपको दिया गया होगा। इस डायग्राम को आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड कैलकुलेटर का मतलब होता है कि आपको एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालनी है, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अच्छा अब समझ लीजिए मैं क्या बोलने वाला हूँ आपसे। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में G1 मार्क A1 मार्क किया है, A2 मार्क किया है, G2 मार्क किया है, G1 ये Y2 ये सब मार्क किया है ना, Y1 मार्क किया है। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको मार्क करनी है खुद से। ठीक है, तो मैं समझाता जाऊंगा, जिसका सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके समझाऊंगा। आपको फिर देखना है कि ये A1 कैसे लिखा है मैंने, A2 क्यों लिखा है, G1 G2 G क्यों लिखा है, ये सारी चीज़ें। ओके, अच्छा याद रखना कि जो T पोर्शन है या I पोर्शन जो होता है, उसमें जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसको फ्लेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेंज। ओके, क्या बोलते हैं? फ्लेंज। और इसको जो वर्टिकल सेक्शन आपको दिखता है ये वाला, इसको वेव बोलते हैं, वेव। ठीक है, ओके। तो कभी कभी क्वेश्चन में फ्लेंज और वेव दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू शुड नो दिस इज फ्लेंज। और याद करने का तरीका है, हम एफ ऐसे बनाते हैं ना, तो जिसमें ऐसा हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ रहा है वो फ्लेंज हो गया, बाकी वर्टिकल वाला आपका क्या हो गया, वेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझने से पहले देखो, तो क्वेश्चन में हमें एक्स बार वाई बार की वैल्यू देखनी है, एक्स बार वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, चलिए अब जब पहला स्टेप जो हमारा होता है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो, सबसे पहले उस क्वेश्चन की सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। हमें ये चेक करना पड़ता है, हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि वो क्वेश्चन जो दिया है, वो जो सेक्शन आपको दिया गया है, टी सेक्शन इसमें दिया गया है, क्या ये दोनों एक्सिस में से किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं। क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्या ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर आपको पता चल जाए कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है या ये जो दिया हुआ सेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स एक्सिस की लोकेशन फिक्स हो जाती है कि भाई आपका एक्स एक्सिस यहाँ पर होगा। अगर वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आपको पता चल जाएगा भाई हाँ, आपकी वाई एक्सिस की लोकेशन फिक्स हो जाती है। ओके, ठीक है। और जिसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है, तो भाई उसको फिर रेफरेंस एक्सिस, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो बॉटम सेक्शन में मानते हैं या लेफ्ट सेक्शन में मानते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में मान के उसको फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको कुछ स्टूडेंट को डाउट हो सकता है कि सर हम एक्सट्रीम लेफ्ट ही ले सकते हैं, राइट में नहीं लिख सकते, टॉप में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। आप फ्री हो, यू कैन एज्यूम एनीवेयर, कहीं भी आप मान लीजिए। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुछ बोलेंगे नहीं सर हम जो वाई एक्सिस है वो यहाँ मान ले, तो इस वाले क्वेश्चन में तो क्या नहीं, जैसे इसमें तो वाई तो कोई ये सिमेट्रिक है। जैसे कोई बोले सर हम एक्स एक्सिस यहाँ मान ले, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, मान लीजिए। बोले कि सर हम तो टॉप पे मानेंगे, मान लो, आप कहीं भी मान सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं होंगे, आपका आंसर विल बी, योर आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमें सेंट्रॉइड मानना है। ठीक है, तो देखो मतलब सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने का मतलब आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, आपको एक्स बार और वाई बार की वैल्यू बतानी है, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपने बता दिए, तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। तो पहले स्टेप में सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट। तो देख लेते हैं, क्या ये एक्स एक्सिस के कहीं सिमेट्रिक है?
एक्स एक्सिस देखो, क्या एक्स एक्सिस के कहूँ सिमेट्रिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, लेकिन ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। और अगर हम वाई एक्सिस को इसके एकदम सेंटर में मार्क करते हैं इस तरीके से, तो देखो वाई एक्सिस के राइट वाला सेक्शन और वाई एक्सिस के लेफ्ट का सेक्शन एक दूसरे की मिरर इमेज है। एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। जहां आपको लगता है कि वाई एक्सिस यहाँ पर रखने से, वाई एक्सिस देखो, हो सकता है वाई एक्सिस आप बोलोगे नहीं सर हम तो यहाँ रखेंगे, नहीं, यहाँ रख के देखो, यहाँ रख के देखो, आपने देखा जैसे ही आपने सेंटर में रखा तो सेंटर के राइट में और लेफ्ट में सेक्शन एक जैसा दिख रहा है, मतलब दोनों सेक्शन एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रहे हैं। तो आप बोल सकते हो दिस सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो कुछ नहीं करना, आपको वाई एक्सिस की लोकेशन फिट कर देनी है। तो आपको पहले, सबसे पहले क्या स्केच करोगे? यू विल मार्क द वाई एक्सिस और लिख दोगे सिंस द गिवन सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो क्या जीरो होगा? बताया था मैंने आपको थ्योरेटिकल सेक्शन जब पढ़ा रहा था, एक्स बार की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और एक्स बार जीरो का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेंट्रॉइड होगा ना इस बॉडी का, ये जो सेक्शन का, इस दिए हुए सेक्शन का सेंट्रॉइड इस वाई एक्सिस जो हमने प्लॉट की है इसी के अलोंग कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, होगा इसी लाइन पे, होगा इसी एक्सिस पे, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा, ये दूसरी एक्सिस की लोकेशन से पता चलेगा कि होगा कहाँ पर। ठीक है, तो वाई एक्सिस की लोकेशन हमने फिक्स कर दी। अब क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं है। अब जब भी सिमेट्रिक नहीं होता तो मैंने बताया आपको रेफरेंसेस एक्सिस सेट करनी पड़ती हैं। अब एक्स एक्सिस के लिए क्या, कौन सी एक्सिस बोली थी मैंने? बॉटम सेक्शन। ठीक है, तो मैंने मान लिया है, तो हमने क्या बोला कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अच्छा, दूसरी रेफरेंस एक्सिस को हमने एक्स एक्स मान लिया है आप, और मैंने बोला है कि ये दिस रेफरेंस एक्सिस एट द बॉटम ऑफ द गिवन सेक्शन। आप टॉप पे भी मान सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी मान सकते हो, लेकिन जो मैंने बोला है उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर क्या करना है आपको? एक्स एक्स एक्सिस मार्क कर देनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक मैं मतलब आपको और बोलना चाहूँगा, ये तो मैंने टी सेक्शन मतलब जितना भी सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन में ही सॉल्व करना स्टार्ट किया है। आप इसका एक फिगर साइड में और बना लेना, मतलब एक फिगर और नया फ्रेश फिगर बना लेना, तो आपको बनाने में और थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब फिर क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में देखते हैं कि ये किस किस सरफेसेस से मिलके बना होता है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो टी सेक्शन है वो दो प्लेन से मिलकर के बना होता है, दो सरफेसेस से मिलके बना होता है, दो प्लेन सरफेसेस से। एक तो भाई ये एक रेक्टेंगल से बना होता है, एक तो ये वाला रेक्टेंगल होगा A1 और दूसरा रेक्टेंगल A2, मतलब दो फिगर से मिलकर के बना होता है, दो ज्योमेट्री से। तो हमें ये देखना होता है कि ये कितनी ज्योमेट्री से मिलकर के बना है। तो आपने देख लिया कि ये दो रेक्टेंगल से मिलकर के बना है। तो मैंने पहला वाला रेक्टेंगल इसको मान लिया है, 1 मार्क कर दिया है, A1 बोल दिया इसको, और ये दूसरा रेक्टेंगल इसके अंदर 2 मार्क कर दिया, A2 बोल दिया इसको। तो ये पहला रेक्टेंगल A1 और दूसरा रेक्टेंगल A2। तो हमने बोल दिया कि ये जो दिया हुआ सेक्शन है वो दो सेक्शन से मिलकर के बना होता है, रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2। और रेक्टेंगल 1 की साइड ये वाली है, मतलब इसका बेस 100 है, और इसकी जो हाइट जो हम D मानते थे वो 30 mm है। ये B की वैल्यू है और ये D की। अब ये BD नहीं लिखेंगे, इसको B1 D1 लिख देंगे और इसको B2 D2 लिख देंगे। अच्छा, याद रखना B हमेशा ये वाला रहेगा, हॉरिजॉन्टल पे B, जो फॉर्मूले में हम देखा ये वाला B है इस वाले केस में, और ये वाला D है इस केस में। ठीक है, इस रेक्टेंगल का जो 30 × 120 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया था ना? आ गया समझ में? चलिए, तो देखो एक्स बार की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। तो क्या हमें एक्स बार की वैल्यू निकालनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक्स बार तो पता चल चुका है, अब हमें केवल वाई बार की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वाई बार की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, फॉर्मूला आपको पता होगा वाई बार क्या होता है, क्योंकि ये समेशन है। तो A2 A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ये फॉर्मूला हो जाएगा नहीं? अब A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे और Y1 Y2 की वैल्यू निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है, चलिए अब चलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, X1 Y1 और Y2 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर बोलोगे सर Y1 क्या है, Y2 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर, क्योंकि इसमें फिगर पहला रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है, तो अगर मैं केवल Y से लेने से काम नहीं चलेगा, Y1 Y2 लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे थे इस प्रॉब्लम को, तो एक्स बार की वैल्यू हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये रेक्टेंगल, पहला रेक्टेंगल हो गया आपका ये वाला,
और दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया, ठीक है। तो इसका A1 एरिया मिल जाएगा, इसका A2 एरिया निकाल सकते हैं इजीली। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी विड्थ इंटू हाइट, तो ये 30 इंटू 100, ये इस वाले का एरिया हुआ पहले वाले का, और दूसरे वाले का एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैं इसको 1 मानूँ, इसको 2 मानूँ, आप किसी भी रेक्टेंगल को 1 2 मान सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या करना होता है, इसके अलावा जो अगला स्टेप है उसमें क्या करना होता है, जो सेपरेट रेक्टेंगल्स या सेपरेट जो भी सर्फेसेस आपको मिली है ना, इनका सेंट्रॉइड सेपरेटली मार्क करना है आपको, इनका सेंट्रॉइड सेपरेटली मार्क करना है। सेपरेटली जैसे ऊपर आप देख रहे हो कि ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो आपको पता है कि इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, इसके यहाँ पर आधा, इसके ऊपर आधा, ये पता चल गया। तो मैंने मान लिया कि ऊपर वाले जो पहले वाले रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड G1 है, तो इसकी लोकेशन मार्क कर दी कहाँ पे होगा, ये बता दिया था मैंने। और जो दूसरा रेक्टेंगल ये वाला बन रहा है, इस दूसरे वाले रेक्टेंगल का सेपरेटली सेंट्रॉइड G2 होगा। तो यहाँ पर अगर ये टोटल हाइट इसकी जो टोटल हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक अगर 120, तो यहाँ से अब देखो इस वाले रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इसके यहाँ से ऊपर 30 है तो 15 है, और इसका यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से 50 होगा, ये वाला x की वैल्यू x, तो इसका x1 कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका x1 यहाँ से यहाँ तक होगा, ये x1 हो जाएगा। y1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। y1 y2 में बता देता हूँ, देखो x1 y1 इनसे कोऑर्डिनेट है। तो देखो ये आपको रेक्टेंगल पता होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये y1 हो जाती है। तो ये y1 नहीं है, ये है y1 नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ इसके आधे पे ये जो रेक्टेंगल है ये 30 15 पे, मतलब ये 15 डिस्टेंस पे, यहाँ से 15 पे होगा, और ये यहाँ से 50 पे हो जाएगा। इसी तरीके से इसका x देखेंगे तो इसका x, क्योंकि इसका x यहीं पर रहेगा इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका x भी यहीं पर रहेगा, सेंटर में है। तो इसका y यहाँ से, ये टोटल अगर 120 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, x टू x नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 60 पे है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट जो हैं, द coordinates of this rectangle 1, coordinates of the centroid of this rectangle 1 G1 are x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स G2 के x2 y2 हैं। याद रखना है, रेफरेंस लिखना है, ये x1 y1 जो कोऑर्डिनेट हमने माने हैं इस क्वेश्चन में, देखो सॉल्यूशन में देखिए, इसके सॉल्यूशन में आप देखिए, ये x1 y1 जो कोऑर्डिनेट्स माने हैं हमेशा और हमेशा ये रेफरेंस एक्सिस से काउंट किए जाते हैं। तो ये रेफरेंस एक्सिस y में, तो ये वाली रेफरेंस एक्सिस है, और इस वाले में ये रेफरेंस एक्सिस हमने लिए ना, ये तो मानिए ना, ये रेफरेंस एक्सिस मानिए, ठीक है। अब देखिए हमें x1 y1 की वैल्यू देखनी है। अब देखो x1 कहाँ है, देखो इसका x बार 0, तो x1 y1 से कोई मतलब नहीं है, वो दोनों ही 0 होने चाहिए, वो दोनों ही 0 होने चाहिए। क्यों 0 होने चाहिए, वो 0 दोनों इसलिए होंगे क्योंकि इसकी x1 की डिस्टेंस होती है सेंट्रोइडल एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस है, तो इसका जो सेंट्रोइड इस लाइन में है, तो इसका सेंट्रोइड में y डिस्टेंस कहाँ होती है, x डिस्टेंस इधर चलना होता है। अब क्योंकि y एक्सिस यहाँ पर है तो सेंट्रोइड भी यहीं है, तो ये सेंट्रोइड जो है इसी लाइन पर होगा, इसीलिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू रेफरेंस एक्सिस हमने x यहाँ से मानी है, तो यहाँ से इसके सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी y1। समझ में आ रहा है, y1 कहाँ से, ये रेफरेंस एक्सिस जो अभी हमने मानी है ना, तो ये x एक्सिस, ये रेफरेंस एक्सिस मानी है, यहाँ से y1 डिस्टेंस ये होगी। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 120 प्लस 30 150। अब ऊपर से नीचे तक आएंगे 15, क्योंकि ये g कहाँ होगा, इसके आधे में होगा ना, हाफ में होगा। तो यहाँ या इस तरीके से मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 120 और इसका आधा ये 15, 120 प्लस 15 135 हो जाएगा x1 y1 की वैल्यू। देखो x1 x2 तो 0 होगा क्योंकि x पर की वैल्यू 0 है, x1 x2 0 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू 150, यहाँ से यहाँ तक टोटल में से ये आधा घटा दिया 15 क्यों घटाया, अरे महाराज हम हमेशा रेफरेंस एक्सिस से देखेंगे डिस्टेंस कितनी है, ये y1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की होगी ना, ये y1 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 150, 120 प्लस 30, और आपको पता है कि ये सेंट्रोइड जो होगा इस एक रेक्टेंगल 1 का, वो यहाँ से ऊपर से 15 पे होगा, या यहाँ से भी 15 बीच में होता है, तो टोटल 30 का आधा 15, तो 120 में 15 जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले का देखेंगे, दूसरे वाले रेक्टेंगल का, दूसरा रेक्टेंगल ये है, इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, यहाँ से, क्योंकि ये टोटल 120 है तो इसका आधा 60 पे हो जाएगा, तो ये y2 की वैल्यू 60 आ गई, देखो ठीक है ना। चलिए अब करना क्या होता है, करना कुछ नहीं है, x1 y1 a1 y1 a2 y2 सारी वैल्यू पुट करेंगे, आपको
सॉल्व करेंगे इसको A1 A2 वाई की भी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो वाई बार की वैल्यू 94.09 mm आ गई। अब पता चल गया कि वाई बार कितना होगा 94.09। ये कहाँ से डिस्टेंस है इसके, यहाँ से डिस्टेंस है, रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस होगी। तो वाई बार की वैल्यू देखो, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 120, तो 90, आंसर कितना आया अपना 94.09। तो 94.09, अब देखो इसका सेंटर में कितना हो गया 120 का सेंटर 60, तो इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा। तो अब ये टोटल डिस्टेंस 120 है ना, टोटल डिस्टेंस 120 है और इसका सेंटर 60 पे होगा, सॉरी ये आधा इसका 60 पे होगा, और 90 हमारी एक्स बार की वैल्यू आई है, वो वाई बार की वैल्यू 90 आई है ना, 94.09 आई है। तो यहाँ से जो जी होगा वो यहाँ पर होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा, वाई बार डिस्टेंस पे होगा। और वाई बार की वैल्यू क्या है, वाई बार की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी आई है 94.09। तो 94.09 ये लोकेशन हो गई, ये लोकेशन। तो आप इजीली मार्क कर देंगे। तो इस लाइन पर, इस वाई एक्सिस पे कहाँ पर होगा ये, इस वाई एक्सिस पे कहाँ पर होगा, बेस जो है, जो बेस है ना इसका बेस, इस बेस से कितने डिस्टेंस पर होगा 94.09 डिस्टेंस पर होगा। इस बेस जो माना एक्स एक्सिस से 94.09 डिस्टेंस पे होगा, किस पे, जो वाई एक्सिस पर, क्योंकि हमने बोला सेंट्रोइड इसी एक्सिस पर होगा। तो कहाँ होगा, यहाँ से इस एक्स एक्सिस से जो हमने मानी है वहाँ से 94.09 मीटर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, mm डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आप यहाँ इजीली देख सकते हो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेंट्रोइड के, दैट इज सेंट्रोइड जी माना है हमने, जी से सेंट्रोइड, तो एक्स बार वाई बार, एक्स बार की वैल्यू 0, वाई बार की वैल्यू 0। तो आप डायग्राम में दिखा सकते एक्स बार इज दिस 90, वाई बार, तो आपको एक्स बार वाई बार की वैल्यू बता देनी है। तो और जो लोकेशन अगर आपको दिखानी है तो जी की लोकेशन दिखा सकते हैं। ये डायग्राम जो G1 था, ये इसका G2 था, और जी कहाँ से आया है, ये इस एक्सिस पे, और यहाँ से बेस से 94.09। तो आप बोलोगे सो द सेंट्रोइड ऑफ द गिवन टी सेक्शन इज ऑन द सिमेट्रिक एक्सिस, वाई सिमेट्रिक एक्सिस है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 94.09 फ्रॉम द बॉटम मतलब एक्स एक्स, जो हमने एक्स एक्स अज्यूम किया है वहाँ से 94, ये बताना पड़ेगा। ये लो डायग्राम बना दोगे, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके चलिए।